हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे सेबी के बारे में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया was established by the government of India on 12 April 1988 as an interim administrative body to promote orderly and the healthy growth of the security market and for investor protection। तो सेबी को बनाया कब गया था? 12 अप्रैल 1988 को बनाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। और क्यों बनाया गया था? ताकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह वर्क कर सके और जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके, और जो सिक्योरिटीज़ हैं, सिक्योरिटीज़ का जो मार्केट है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो कर सके, इसलिए बनाया गया था सेबी को। It was the function under the overall administrative control of the Ministry of Finance of Government of India। तो इसके जितने भी फंक्शंस होते हैं वो कंट्रोल होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। द सेबी वॉज given a statutory status on 30th January 1992 through on ordinance. The ordinance was later replaced by the Act Parliament known as Security Exchange Board of India Act 1992। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? फिर 1992 में उसको एक अलग से स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया 30 जनवरी 1992 को, और उसके बाद उसको रिप्लेस करके एक एक्ट बना दिया गया पार्लियामेंट के थ्रू पास करा के, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा, एग्ज़ाम्स में डेट पूछ लेता है। अब आते हैं रीज़न फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी। क्या रीज़न था कि हमें सेबी इस्टेब्लिश करना पड़ा? द कैपिटल मार्केट हैज़ विटनेस्ड द tremendous growth during the 1980, characterized particularly by increasing participation of public, the ever expanding investor population and the market capitalization leads to the variety of the malpractices on the part of the companies, brokers, merchant bankers, investor, consultant and other involved in the security market। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो कैपिटल मार्केट में बहुत सारा गलत तरीके से काम होने लगा था। मतलब वहाँ पे आप देखोगे तो जो हमारे कंपनीज हुआ करते थे, ब्रोकर्स हुआ करते थे और मर्चेंट बैंकर्स हुआ करते थे और जो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हुआ करते थे, उनका काम करने का तरीका नहीं सही था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स जो थे वो पैसा इन्वेस्ट करने से हट रहे थे। ठीक है, बाकी इन्वेस्टर का मतलब ग्रुप बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये जो गलत तरीके से ये लोग काम करते थे, बहुत ज़्यादा फोर्जरी होने लगी थी काम में, जिसके वजह से अब इन्वेस्टर्स का भरोसा सिक्योर मतलब शेयर से, ये सब चीज़ों से हटने लगा था। The garling example of these malpractices includes the existence of self-styled merchant banker, unofficial private placement, rigging of price, unofficial premium of a new share, no entrance of the provision of the Companies Act, violation of the rules and regulation of the stock exchange and listing the requirements, delay in the डिलीवरी ऑफ शेयर। तो जब सेबी नहीं था तो ये लोग अपने तरीके से प्राइवेट प्लेसमेंट करते थे शेयर का, प्लस कोई भी कितना भी प्रीमियम लगा के शेयर को सेल कर देते थे, और कोई भी चीज़ें ऑथराइज नहीं थी और कोई भी चीज़ें रूल्स रेगुलेशंस नहीं था। तो और जो कंपनीज एक्ट के रूल रेगुलेशन थे भी, उसको भी ये लोग वायलेट करते थे, मतलब उसको नहीं मानते थे और अपने तरीके से ये मार्केट को चलाते थे, जिसके वजह से इन्वेस्टर्स का बहुत नुकसान होता था। These malpractices are unfair trading practices have eroded investors' confidence and multiplied investor grievances। तो इसके वजह से होता क्या था, जो भी हमारे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस होता था वो ख़राब हो जाता था, और उनके जो प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे कंप्लेन गवर्नमेंट के पास आने लगा था इन्वेस्टर्स को लेके। The government and the stock exchange were rather helpless in regarding to the investors' problem because the lack of proper panel provision in the existing legislation। तो गवर्नमेंट भी एक तरीके से असहाय महसूस कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉपर पैनल ही नहीं था कि वो इन सब चीज़ों को मॉनिटर कर सके और इसके खिलाफ केस कर सके। In the view of the above, the government of India decided to set up the board and the regulatory body
नोन एज सेबी। तो यहाँ पे फिर गवर्नमेंट को समझ में आया कि अगर हमको ये सब जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं सबको कंट्रोल करना है तो उसका एक ही तरीका है कि हमें कुछ इस सब चीज़ों में कुछ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी लगानी पड़ेगी जिससे वजह से ये सब चीज़ें सही हो पाएंगी। फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उसे सेबी का गठन करना चाहिए और फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में सोचा गया। पर्पस एंड द रोल ऑफ सेबी, क्या पर्पस और क्या रोल है सेबी का आप पढ़ेंगे। द बेसिक पर्पस ऑफ द सेबी इज टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट to facilitate efficient mobilization and allocation of the resource through the securities market. It also aims to stimulate competition and encourage innovation. This environment includes rules and regulation, institutions and their interrelationship, instrument practices, infrastructure, and the policy framework. The environment aim at meeting the needs of the market three groups which basically constitute the market, which the issuer of the security, the investor and the market intermediaries. तो सेबी को जो डिज़ाइन किया गया था वो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स आ रही थी इन्वेस्टर्स को लेके उसको सॉल्व करने के लिए जो डिज़ाइन किया ही गया था, और साथ ही साथ एक नया रूल्स रेगुलेशन डिज़ाइन किया जाए जिसके अकॉर्डिंग मार्केट चले, इसलिए भी सेबी को बनाया गया था कि एक प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क रहेगा, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, तो कंपनी की भी वर्किंग अच्छी हो जाएगी प्लस जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी वर्किंग अच्छी हो जाएगी। तो देखा जाए तो सेबी के आने से तीन पक्ष में बहुत ही सही काम चलने लगा। पहला, कंपनीज़ के तरफ से जो हमारी कंपनीज़ हुआ करती थी उनको जो प्रॉब्लम हुआ करती थी, भाई सारी कंपनीज़ तो खुश थी नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हो ही रही थी। तो कंपनीज़ की जो प्रॉब्लम्स थी वो भी सॉल्व होने लगी सेबी के आने से, क्योंकि एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बन गया। अब लोगों को पता था कि क्या होने वाला है, अगर गलत होता था तो वो सेबी में क्लेम भी करते थे, और प्लस जो हमारे इन्वेस्टर्स हुआ करते थे उनको भी फ़ायदा होने लगा क्योंकि अब उनके संग गलत होना बंद हो गया। सारा ध्यान अब सेबी का सारा ध्यान इन्वेस्टर्स पे आ गया, और इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए उन सेबी ने पॉलिसीज़ और रूल्स रेगुलेशंस बनाए, और साथ ही साथ फ़ायदा हुआ इंटरमीडियरीज़ का भी। जो भी इंटरमीडियरीज जो सही तरीके से काम करते थे उनको भी एक प्रॉपर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन मिला, जिसके वजह से अब वो लीगल तरीके से काम कर सकते हैं। तो देखा जाए तो सेबी के आने से केवल इन्वेस्टर्स को ही नहीं, कंपनीज़ को और इंटरमीडियरीज को प्लस इन्वेस्टर्स को, तीन ग्रुप को फ़ायदा मिला। तीनों ग्रुप ऑर्गेनाइज हो गए। पहले ये सब ऑर्गेनाइज काम सब करते थे, पहले तीनों ग्रुप थे, लेकिन ये ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं करते थे। लेकिन सेबी आने की वजह से ये तीनों लोग ऑर्गेनाइज वे में काम करने लगे। टू इशू इट्स एम टू प्रोवाइड अ मार्केट प्लेस इन विच दे कैन बी confidently look forward to raise finance their need is an easy, fair and efficient manner। तो इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से इशूअर को क्या फ़ायदा हुआ, जो उसमें जो हमारी कंपनीज़ हुआ करती थी, कंपनीज़ को ये फ़ायदा हुआ कि वो कॉन्फिडेंट वे में अब मार्केट में जाने लगी और वहाँ से फ़ंड को रेज़ करने लगी। पहले उसको फ़ंड रेज़ करने में डर लगता था, क्यों, बहुत सारा खर्चा आ जाता था फ़ंड रेज़ करने में, क्योंकि कोई भी चीज़ लीगल था नहीं, जिसको जो इच्छा वो पैसा मांग लेती थी। तो अब जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल था वो हाई हो गया कंपनीज़ का, अब वो मार्केट में आने लगी फ़ंड रेज़ करने के लिए। और अब इन्वेस्टर्स के लिए देखते हैं, इट शुड प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड द इंटरेस्ट थ्रू एडिक्वेट accurate and authentic information and disclose of the information on a continuous basis। तो जो इन्वेस्टर्स हुआ करते थे उनको ये फ़ायदा हुआ कि उनकी जो भी लीगल राइट्स थे वो सेबी ने डिज़ाइन किए, उनके इंटरेस्ट को सेबी में ध्यान रखा ताकि उनका कोई नुकसान ना हो इन कंपनियों के थ्रू, इन इंटरमीडिएट्स के थ्रू। तो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन कंटिन्यूस बेसिस पे आज भी सेबी इन्वेस्टर्स के लिए वर्क करती है। अगर उसको लगता है कि हाँ इन्वेस्टर्स का नुकसान हो रहा है तो सेबी आगे आके कुछ ना कुछ नया रूल या फिर हेल्प प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को। अब आते हैं टू द इंटरमीडियरीज, इट शुड ऑफर अ competitive, प्रोफेशनलाइज एंड expanding market with adequate and efficient infrastructure so that they are able to render better service to the investor and the issuer। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारे इंटरमीडियरीज हुआ करते थे
जो भी हमारे इंटरमीडिएट हुआ करते थे उनका फ़ायदा क्या हुआ, वो अब प्रोफेशनल हो गए और अपना काम एकदम सही तरीके से लीगल तरीके से करने लगे। उसके वजह से क्या हुआ, उनका बिजनेस भी बढ़ा। ठीक है, और वो बेटर सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करने लगे, इन्वेस्टर्स को और कंपनीज को बेटर सर्विस प्रोवाइड करने लगे। तो उसके वजह से जब ज़्यादा इन्वेस्टर्स और ज़्यादा कंपनी शेयर मार्केट में आने लगी, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ इनका, कि इनका भी बिजनेस बढ़ने लगा। तो सेबी के आने से आप देखोगे तीनों ग्रुप में फ़ायदा हुआ है। चाहे वो कंपनीज का ग्रुप हो जिसको हम इशूअर कहते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर का ग्रुप हो जो हमारी जनरल पब्लिक है, और चाहे वो हमारे इंटरमीडियरीज हों जो बिचौलियों का काम करते हैं, मतलब हमारा शेयर खरीद बिक्री का काम करते हैं और कंपनी को शेयर इशू करवाने का काम करते हैं, तो इनको हम इंटरमीडियरीज कहते हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी में। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर एंड टू प्रमोट द development and regulate the security market. This elaborate as follows: the to regulate stock exchange and security industry to promote their orderly functioning। तो इसमें क्या ऑब्जेक्टिव था सेबी का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी हमारा स्टॉक एक्सचेंज है उसको सही तरीके से रेगुलेट करें और सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करें सही तरीके से वर्क करने में। टू प्रमोट राइट एंड द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल इन्वेस्टर, और टू गाइड एंड एजुकेट देम। तो जो हमारे इन्वेस्टर्स हुआ करते थे उनके राइट्स को सेव करना और उनके इंटरेस्ट को सेव करना, किस तरीके से इंडिविजुअल इन्वेस्टर को सेव किया जाए, वो सेबी ने डिज़ाइन किया, उसके लिए गाइडलाइंस बनाए और उनको गाइड किया और एजुकेट किया। सेबी के समय समय पर प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं जिसमें वो इन्वेस्टर्स को गाइड करती है कि किस तरीके से मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए जाएं। तो सेबी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत करती है। To prevent trading malpractices and activities and a balance of self-regulation by securities industries and its statutory regulation। तो जो भी मैल प्रैक्टिसेस हुआ करते थे इंटरमीडिएट्स के द्वारा, वो सबको रोक दिया गया और सबको लीगलाइज कर दिया गया ताकि कोई भी गलत काम ना हो सके, किसी का नुकसान ना हो, चाहे वो कंपनीज हो वो चाहे वो इन्वेस्टर्स हो। तो उसको भी रोकने का ऑब्जेक्टिव था सेबी का। To regulate and develop a code of conduct and a fair practices by intermediaries like brokers, merchant bankers, etc., with a view to make them competitive and professional। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि सेबी का ऑब्जेक्टिव ये भी था कि वो डेवलप कर सके फेयर प्रैक्टिसेस को, इंटरमीडियरीज को, और जैसे जो भी हमारे ब्रोकर्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, इनको भी, इनका भी डेवलपमेंट हो, क्योंकि इनका भी वर्किंग सही करने के लिए सेबी ध्यान दे रही थी। और एक तरीके से उनका जो प्रोफेशन है वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो जाए, ठीक है, आपस में वो बेटर तरीके से काम कर सकें, इसके लिए भी सेबी ने बहुत वर्क किया। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ सेबी। कीपिंग इन द माइंड द इमर्जिंग नेचर ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया, सेबी वॉज इंटरेस्टेड with twin task of both regulation and development of the securities market. It also had certain protective function। तो अब आते हैं, देखते हैं कौन कौन से फंक्शन सेबी ऑपरेट करती है मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। तो पहला है रेगुलेटरी फंक्शन, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रोकर एंड द सब ब्रोकर एंड द अदर पेयर इन द मार्केट। तो किसी भी अगर ब्रोकर को, सब ब्रोकर को रजिस्ट्रेशन चाहिए तो उसको पहले सेबी के पास जाना होता है और सारी फॉर्मेलिटीज़ फिलअप करनी होती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड्स को भी सेबी ऑथराइज करता है रजिस्ट्रेशन के लिए, प्लस जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होते हैं वो भी सेबी के थ्रू ही रजिस्टर्ड होते हैं। रेगुलेशन ऑफ stock brokers, portfolio exchange, underwriters, merchant bankers, and the business in the stock exchange and any other security market। तो मतलब किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपको एज अ स्टॉक ब्रोकर काम करना है, या फिर आपको अपने पोर्टफोलियो एक्सचेंज, या फिर एज अ अंडरराइटर वर्क करना है, या फिर एज अ मर्चेंट बैंकर वर्क करना है, तो आपको सबसे पहले सेबी से ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा और सेबी ही आपको रेगुलेट करेगी, गाइडलाइंस देगी कि किस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। द रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय द कंपनीज। तो रूल्स रेगुलेशन भी सेबी प्रोवाइड करता है बिड्स
जो कंपनी बिड्स लगाती है, कंपनी जो टेक ओवर करती है। calling for the information by undertaking inspection, conducting inquiries and audits of the security exchange of intermediaries। तो साथ ही साथ जो सेबी का ये भी काम है कि वो सही समय समय पे इंस्पेक्शन करती रहे इंटरमीडियरीज का, कि वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं, और साथ ही साथ उनकी ऑडिटिंग करना, इंक्वायरीज करना भी सेबी करती है। एक तरीके से सारा रेगुलेशन का काम सेबी का ही होता है। लेविंग फीस और द चार्जेस फॉर द कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। तो जो फीस होता है रजिस्ट्रेशन का या फिर किसी भी काम को करने का, उसका फीस सेबी चार्ज करती है, या फिर अगर कोई अदर चार्जेस हैं तो वो भी सेबी अपने तरीके से चार्ज करती है, इन्वेस्टर्स से भी करती है, साथ ही साथ जो हमारे इंटरमीडियरीज होते हैं और साथ ही साथ जो कंपनीज होती हैं, सबके अपने अपने चार्जेस हैं, वो सेबी उनको चार्ज करती है और सेबी को देना होता है। परफॉर्मिंग एन एक्सरसाइज सच पावर अंडर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 एज में डेलीगेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या है कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 का भी पावर सेबी को दिया गया है, ताकि उसको अभी सेबी रेगुलेट कर सके। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट्स में लिख सकते हैं कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 को भी सेबी ऑपरेट करती है। अब आते हैं डेवलपमेंट फंक्शन में। ट्रेनिंग एंड इंटरमीडियरीज ऑफ द सिक्योरिटीज़ मार्केट, मतलब समय समय पे सेबी ट्रेनिंग देती है इंटरमीडियरीज को और सिक्योरिटी मार्केट को। कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन यूज़ टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे क्या है कि सेबी रिसर्च और पब्लिकेशन का भी काम करती है, समय समय पे इंफॉर्मेशन देती है जितने भी हमारे मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, समय समय पे मतलब रिपोर्ट्स भी पब्लिश करती है सेबी इनके हेल्प के लिए। अंडरटेक मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच। तो सेबी का हमेशा से फ्लेक्सिबल अप्रोच रहा है, मार्केट के हिसाब से रूल्स रेगुलेशन सेबी डिज़ाइन करती रहती है, ताकि जो मार्केट का डेवलपमेंट हो वो प्रॉपर तरीके से हो सके। अब आते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन में। प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ द फ्रॉडुलेंट एंड द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट, मैनिपुलेशंस, प्राइस रैगिंग। तो ये सारा कुछ जो पहले हुआ करता था, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जिसको हम बोलते हैं, क्या क्या होता था? मिसलीडिंग स्टेटमेंट, जो कंपनियां मिसलीडिंग स्टेटमेंट प्रेजेंट करती थी जिसके वजह से उनके शेयर का प्राइस बढ़ जाता था, प्लस जो मैनिपुलेशंस किया जाता था अकाउंट्स में, प्लस प्राइस को जो ऊपर नीचे किया जाता था, ये सारा कुछ सेबी अब कंट्रोल करने लगी है और इन सब चीज़ों से इन्वेस्टर्स को बचाने लगी है। कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज ऑन सच पार्टीज। पहले के टाइम में क्या होता था, कंपनीज शेयर भी इशू करती थी और आके इनसाइडर ट्रेडिंग भी करती थी। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब कंपनीज को ऑथराइजेशन नहीं होता ना अपने शेयर्स का ट्रेडिंग करने का, तो वो करती थी, अपने शेयर का प्राइस कम ज़्यादा करवाती थी। तो वो सारा कुछ अब सेबी ने रुकवा दिया है, और अब ये सब जो प्रैक्टिसेस होते थे इस पे सब बंद करा दिया है। अंडरटेकिंग स्टेप फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग रूल्स रेगुलेशन सेबी इशू करती रहती है। प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन द सिक्योरिटी मार्केट। समय समय पे फेयर प्रैक्टिसेस के लिए अलग अलग कोड्स कंडक्ट भी सिक्योरिटी मार्केट के लिए सेबी इशू करती रहती है। द ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर ऑफ सेबी। अब देखते हैं क्या क्या है ऑर्गेनाइजेशन में सेबी के, किस तरीके से सेबी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। SEBI is a statutory body. There has a consider expansion of the range and the scope of the activities. Each of the activities of the SEBI now demands more careful, closer or coordinate and intensive attention to enable it to attain this objective. According to the SEBI has been restructured and rationalized in terms with its expanded scope. It is decided its एक्टिविटीज़ इनटू द 5 ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। तो सेबी की जो एक्टिविटीज़ है उसको प्रॉपर तरीके से किया जाए, तो सेबी ने अपने डिपार्टमेंट को 5 भाग में बांट दिया गया है। क्या क्या है वो? ईच डिपार्टमेंट इज़ हेडेड बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जितना भी डिपार्टमेंट है, 5 डिपार्टमेंट, उसमें एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसका हेड है।
अपार्ट फ्रॉम दिस, हेड ऑफिस ऑफ द मुंबई हेड ऑफिस मुंबई को बनाया गया है, और सेबी के जो दूसरे रीजनल ऑफिसेस हैं वो कहाँ पे हैं, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में है। टू अटेंड टू द इन्वेस्टर कंपनीज एंड license with the issuer, intermediaries and the stock exchange in the concerned region। तो उस रीजन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस पर्टिकुलर रीजनल ऑफिस में जाके सेबी में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं या फिर सेबी की हेल्प ले सकते हैं। सेबी also formed two advisory committee that are primary market advisory committee and secondary market advisory committee। तो दो एडवाइजरी कमेटी भी बनाई गई है सेबी के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी और सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी। तो ये भी अपने गाइडलाइंस प्रोवाइड करते रहते हैं समय समय पे। दिस कमेटी कंसिस्ट ऑफ the market player, the investor association, and recognized by the SEBI and इमिनेट पर्सन इन द कैपिटल मार्केट। तो ये जो कमेटी है इसके अंदर अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स का एसोसिएशन है, साथ ही साथ ये रिकॉग्नाइज किया गया है सेबी के द्वारा ताकि कैपिटल मार्केट में सही तरीके से वर्किंग हो सके। दे प्रोवाइड इम्पोर्टेंट इनपुट्स टू द सेबी पॉलिसी। तो ये जो कमिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं सेबी के पॉलिसीज़ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराने में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टू कमिटीज़ आर एज फॉलोज। अब दोनों कमेटी की क्या ऑब्जेक्टिव थे उसको देखते हैं। टू प्रोवाइड सेबी ऑन द मैटर रिलेटिंग टू रेगुलेशन ऑफ इंटरमीडियरीज फॉर इंश्योरिंग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इन द प्राइमरी मार्केट। तो किसी भी तरीके से प्राइमरी मार्केट में जो इन्वेस्टर्स का हो वो प्रोटेक्शन हो सके, और प्लस इंटरमीडियरीज सही तरीके से वर्क करें, इनका ये सब ध्यान देती हैं ये कमिटीज़। टू एडवाइस सेबी ऑन द इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी मार्केट इन इंडिया। और समय समय पे सेबी को एडवाइस भी करती हैं कि किस तरीके से इंडिया में प्राइमरी मार्केट को डेवलप किया जाए। तो ये कमेटी ये भी एडवाइस सेबी को देती हैं। टू एडवाइस सेबी ऑन द डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज। तो कंपनी के जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं उसका भी ध्यान रखती हैं ये कमेटी, और सेबी को एडवाइस करती हैं इसके रिगार्डिंग। To advise for the change in the legal framework to introduce specification and transparency in the primary market। तो एक तरीके से ये कमेटी इस लीगल फ्रेमवर्क के लिए भी मतलब लीगली क्या क्या रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं उसके लिए भी एडवाइस करती हैं, और सिंप्लिसिटी के लिए एडवाइस करती हैं कि जो भी वर्किंग है उसको सिंपल बनाया जाए, प्लस ट्रांसपेरेंट बनाया जाए हमारे सारे प्राइमरी मार्केट के वर्किंग को, ताकि लोगों को समझने में दिक्कत ना हो प्राइमरी मार्केट को। टू एडवाइज द बोर्ड इन मैटर रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट इन द कंट्री। और ये एडवाइस भी देती हैं बोर्ड्स को, मतलब सेबी को एडवाइस भी करती हैं कि किस तरीके से सेकेंडरी मार्केट को डेवलप किया जाए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाए सेकेंडरी मार्केट के लिए। The committee are, however, non-statutory in the nature, and the SEBI is not bound to advise of this committee. This committee are the part of the SEBI contents endeavor to obtain a feedback from the market players on the various issues relating to the regulation and the development of the market। तो ये जो कमेटीज़ हैं वो एडवाइस तो कर सकती हैं लेकिन वो सेबी को बाउंड नहीं कर सकती उस पर्टिकुलर एडवाइस को मानने के लिए। बस सेबी ने इनको रखा हुआ है मार्केट के फीडबैक्स को लेने के लिए कि मार्केट में क्या फीडबैक चल रहा है और सेबी को क्या काम करना चाहिए, इनसे एडवाइस लेने को रखा गया है। ठीक है, तो बाद में सेबी पहले इनसे एडवाइस लेती है, बाद में अपने आप से डिसाइड करती है कि उसको क्या करना है और किस तरीके से रूल्स रेगुलेशन डिज़ाइन करने हैं। तो इनका काम केवल एडवाइस करने का है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।